फाउंटेन हाउस के बारे में बात करते हैं। आज से 15 साल पहले हम 8-10 हजार पेशेंट चेक करते थे आउटडोर। 8 से 10 हजार एनुअल 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 चेक करते। हमने लास्ट ईयर हमने 1,80,000 पेशेंट चेक किए। ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा प्रोग्राम। आज माशाल्लाह 2,500 ख्वाजा सराज हैं कि जिनको हम स्टाइपेंड भी देते हैं। इसके अलावा उनकी साइकोलॉजिकली और फिजिकल इश्यूज के साथ जो मसाइल होते हैं उनको भी डील करते हैं, उनको मेडिसिन भी देते हैं फाउंटेन हाउस की तरफ से। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा, एक औरत जिसके बाल खराब है, कपड़े खराब है, वो मस्जिद में एंटर हो जाती है। वो कहते हैं इसका दिमाग ठीक नहीं है, करीम आका इसका दिमाग ठीक नहीं है। ये तो मुझे पता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। वाह, जबरदस्त। आप लोग इनोवेटिव काम करते हैं, नए काम करते हैं। जी, कुछ कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, कोई 10 11 12 प्रोजेक्ट्स आप लोग जो कर रहे हैं। कुछ मखसूस ग्रुप की फीमेल्स हैं कि जिनको लोग छोड़ के भागने के चक्कर में रहते। हमने सर 100 बेड के 25-25 बेड के स्टेट ऑफ द आर्ट घर बनाए इन बहनों के। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ म्यूजिक थेरेपी होती है, इस तरह का हमारे पास स्पोर्ट्स थेरेपी होती है। दोस्तों, आज का माइंडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा। ये एमएस हैं फाउंटेन हाउस लाहौर के। फाउंटेन हाउस पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि ज़हनी सेहत से मुतालिक जाना चाहता है। यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं जिनको नफ्सियाती अमराज होते हैं, ना सिर्फ उनका इलाज होता है बल्कि उनकी हर तरीके से देखभाल होती है और उनको मुआशरे में कैसे वापस लाया जाए इस पे भी काफ़ी काम होता है। डॉक्टर इमरान ख़ुद 30 सालों से नफ्सियात के शोबे में हैं और 22 सालों से वो फाउंटेन हाउस में काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत मज़े की कहानियाँ फाउंटेन हाउस की शेयर की जिन्होंने हमें बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। लेकिन उन्होंने जो बात की ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सरा के बारे में, और स्पेशली उन्होंने जिक्र किया कि ख्वाजा सरा को नादरा CNSE में शनाख्त मिली, उसमें फाउंटेन हाउस का क्या रोल था, कैसे अमजद साकिब साहब ने फाउंटेन हाउस को लीड किया और आज वो एक मुस्तनद इदारा है। डॉक्टर सईद इमरान मुर्तज़ा ने बहुत इंस्पिरेशनल और बहुत सबक आज़मोज़ हमें कहानियाँ सुनाई। आइए चलते हैं, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं आज के माइंडकास्ट में। वेलकम डॉक्टर इमरान भाई, आपको हमारे माइंड का स्टूडियो में। कैसा लगा आपको इस स्टूडियो में आके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आपके साथ गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारक पे। मैं हैरान, इतना खूबसूरत स्टूडियो, और सबसे खूबसूरत बात है कि आप जैसे शख्स के साथ मेरी बात हो। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, आप इधर आए हुए हैं, हमारे दरमियान बैठे हैं। आप लाहौर से पेशावर आए हैं और आपकी शख्सियत उन लोगों में से है कि जब आपके साथ हम बैठते हैं तो आपसे वाइब्स आती हैं। क्या इसका राज है? मतलब आपने साइकियाट्री में चीज़ सीखी है या आपकी पर्सनैलिटी है ही ऐसे? जब हम MBBS कर रहे थे उस ज़माने में ये नया-नया नशा शुरू हुआ था, और ये ज़ियाउल हक दौर की बात बता रहे हैं। तो हमारे मेडिकल कॉलेज की दीवार के साथ कई लड़के जो बड़ी अच्छे फैमिली से लगते थे, और वो वहाँ बैठ के नशा करते थे। आपको पता है अली, आपने भी उसी तरह मेडिकल कॉलेज में पढ़ा है जी, जी। कि जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं और लड़के कम होते हैं क्लास में। बहुत स्टार्ट किया। तो हमें वो लड़कियाँ बड़ी कंट्रोल करती थी कि भई इनके पास ना जाना, ये बुरे लोग होते हैं। एक दिन मैं इरिटेट हो गया और मैंने कहा कि मुझे देखने दो ये क्या करते हैं, ये मेरे लोग हैं। ये जो नशा करने वाले हैं या जो ज़हनी मरीज़ वहाँ बैठे हुए थे दीवार के साथ, कि मेरे लोग हैं। तो इस बात को 30 साल हो गए, ये मेरे लोग। ये एक ऐसी बात शुरू हुई कि मैंने ये फिर साइकियाट्री में मैं हाउस ऑफ भी की, और उसके बाद फिर आगे काम करता रहा। फिर ड्रग एडिक्शन एक सेंटर था जिसमें मैंने नौकरी करी। जिस ज़माने में लोग यूएसएवएल करके जाते थे, तो कौन-सा सेंटर ऐसा हो कि जहाँ पे पढ़ना ज़्यादा हो, काम कम हो, तो ड्रग एडिक्शन सेंटर था, वहाँ से ये काम शुरू हुआ। और अब मैं पिछले 22 साल से जो है वो फाउंटेन हाउस के साथ अटैच हूँ। और फिर प्रोफ़ेसर हारून रशीद चौधरी, उससे पहले अमीद प्रोफ़ेसर अभी गालिब साहब, हमदर्द यूनिवर्सिटी। तो ये सारी कहानी चली। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला इस फ़ील्ड में, क्योंकि ये आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है कि मुश्किल फ़ील्ड है। ये वाहिद ऐसी फ़ील्ड है कि जिसमें सारी बीमारियों में मरीज़ खुद डॉक्टर के पास जाता है, मरीज़ की फ़ैमिली बड़ी थैंकफुल होती है, मरीज़ जो है वो खुद भी थैंकफुल होता है। ये वाहिद बीमारी है कि जिस पे कोई बात भी नहीं करना चाहता। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मेरा मेडिकल कॉलेज में माहिर नफ्सियात, मेंटल हेल्थ की तरफ एक तवज्जो नहीं थी, लेकिन आपने कितनी खूबसूरती से ये बयान किया कि कॉलेज में, यानी कि जब लोग जिनको ज़हनी मुश्किलात होती थी, जिस वज़ह से वो नशा करते थे या कोई भी जवान, तब से उनको तवज्जो देते थे, तब से आपकी उस वक़्त उनको गौर करते थे, उनको तब से आप उनकी मदद करते थे। अच्छा, और यही चीज़ आपका पैशन और आपका प्रोफ़ेशन एक हुआ। सो इससे खूबसूरत तो कोई बात ही नहीं हो सकती।
चलिए हम फाउंटेन हाउस की बात तो करेंगे। साइकियाट्री में आप जब आए तो आपने कोई सोचा है कि किसी की मेंटोर की मदद लें या डायरेक्ट आप इस स्पेशलिटी में आ गए? सर, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं प्रोफ़ेसर अमीन काशिफ़ साहब जो हमारे प्रोफ़ेसर थे साइकियाट्री के, उन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी में, वो वहाँ प्रोफ़ेसर थे, उनके साथ थे। उसके अलावा फिर प्रोफ़ेसर हारून रशीद चौधरी। आप हैरान होंगे, मुझे अचानक उनसे एक दफ़ा मुलाकात हो गई। लेकिन उनकी शख्सियत एक अजीब शख्सियत थी। मतलब जैसे मुझे पता है कि जैसे प्रोफ़ेसर मुफ्ती साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई, तो ये लोग कोई डिफरेंट लोग हैं ये लोग। ये आम माशरे के लोग नहीं हैं, ये आम जैसे लोग नहीं हैं। अल्लाह के बड़े कुछ नज़दीक और ख़ास लोग हैं। तो उन्होंने कहा दुल्हा राजा। मैं 3 दफ़ा आया और 3 दफ़ा किसी ने मुझे कोई रास्ता बता दिया, कभी किसी ने कोई रास्ता बता दिया। मुझे फाउंटेन हाउस नहीं मिला, मैं वापस चला गया। अल्टीमेटली मैं अमेरिका चला गया, फिर अमेरिका में भी फिर इसी तरह से एक दफ़ा मुलाकात हुई मुख्तलिफ लोगों से। उन्होंने कहा जी फाउंटेन हाउस जाना चाहिए, फाउंटेन हाउस में बात करनी चाहिए। अभी जब मैं फाउंटेन हाउस आया तो 22 साल सर मुझे हो गए और फाउंटेन हाउस है और मैं हूँ। तो ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे फाउंटेन हाउस में जो चीज़ देखी, वो ये है कि यहाँ पे अल्लाह ताला के पास जो है ना, वो उसका रिज़ल्ट इतना तेज़ी से आता है, वो फटाफट साइन कर रहा होता है। मतलब मैंने ये देखा है कि आप अच्छा काम करें, अभी रिज़ल्ट मिलेगा, आप बुरा काम करें, बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने ज़िंदगी को बहुत पास से देखा है। और ये जो हमारे माशरे में जितनी ज़्यादा डिटोरिएशन हो रही है, आप फाउंटेन हाउस आके देखें ज़रा। फाउंटेन हाउस में आपको ऐसे-ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे-ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि ज़िंदगी बदलने वाले वाक़यात। आपने तो अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुज़ारी है, आपके वालिद मोहतरम के साथ भी। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत लर्निंग है। और मैं, क्योंकि मेरा रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, तो मैं उनकी 2 हदीसों पे जो है ना, वो बड़ा नज़र आता है मुझे करते हुए। जब कोई प्रॉब्लम आए, अपने से नीचे देख। ज़बरदस्त। जब कोई प्रॉब्लम आए, अपने से नीचे देखो। और दूसरा बीमारों की तीमारदारी करो। ये दोनों चीज़ें जो है ना, फाउंटेन हाउस जैसे इदारे में थी। अच्छा, एक हदीस है जो मैं लिए आपको आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो मैंने नोट की वो 1450 साल पहले। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। जुमे का दिन है, खुतबा दे रहे हैं, मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। एक औरत जिसके बाल खराब है, कपड़े खराब है, वो मस्जिद में एंटर हो जाती है और आके करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे को पकड़ लेती और कान में उनके बात करने लगती, कान में बात करने लगती, काफ़ी देर गुज़र जाती। फिर आपका हाथ पकड़ के मस्जिद के बाहर ही से चली जाती। आपको आइडिया है कि आज के दौर में भी और उस दौरान भी कितनी गर्मी, मौसम कैसा होता होगा, फ्रेश कैसा होता होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उसकी तरफ मुतवज्जो हैं, नोट कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा नोटिंग कर रहे हैं कि उसको लग रहा है कि मेरी 100% वो बात सुन रहे हैं। और सीना जो है वो बालों से जूतों तक आ जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ, जब काफ़ी देर गुज़र जाती है, सहाबा कराम मुंतज़िर रहे, जुमे का दिन है, आप इम्पोर्टेंस देखिए इस बात की। करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे पता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। वो कहते हैं इसका दिमाग ठीक नहीं है करीम आका, इसका दिमाग ठीक नहीं है। ये तो मुझे पता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन मैं नहीं सुनूँगा तो कौन सुनेगा? वाह! ज़बरदस्त। आपने डॉक्टर इमरान यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग को बड़ी खूबसूरती से बताया। तो हमारी अहादीस में और हमारी जो जितने भी इस्लाम ने मेंटल वेल बीइंग को बड़ी खूबसूरती से बताया है। अब आप देखिए ये कितनी खूबसूरत मैसेज है जिसको हमें हर घर में देना है। अच्छा, मैं अगली एक बात कहता हूँ, और बात ये है कि भाई जिसके पास दिमाग है उसको दिमाग की बीमारी हो सकती है। देखिए ना, मुझे और आप दोनों को चश्मा लगा हुआ है, चश्मा किसको लगता है? भाई कि जिसकी या तो पास की या दूर की आँख खराब है। शर्त क्या है? आँखों का होना। तो दिमाग की बीमारी किसको हो सकती है? कि जिसके पास दिमाग है। तो आप बताइए, जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो दोनों हाथ उठाते हैं अगर किसी के पास दिमाग नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हर शख्स का मसला है। और ये अर्ज का प्रॉब्लम भी एक और बहुत बड़ा है। हम इस पे बात नहीं करना चाहते। बात नहीं करना, स्टिग्मा है, स्टिग्मा, शर्म है। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने अभी जो हदीस आपको सुनाई है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाए। मेरे मेंटोर्स, मेरे रहबर, मेरे टीचर प्रोफ़ेसर हारून रशीद चौधरी, मैं उनका छोटा था, तो वो मुझे साथ-साथ लेके जाते थे। एक दिन रात को मुझे उन्होंने कहा कि यार एक चीफ जस्टिस है, उनकी बड़ी तबीयत ख़राब है, उनके घर चलते हैं। हम उनके घर चले गए। अच्छा, कई मील पे उनका घर था, मतलब 3 गाड़ियाँ अंदर गईं, फिर उसके बाद गेट खुले, फिर हम अंदर गए। रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। बड़ा खास। जब हम उनके घर गए, अंदर कमरे में पहुँचने के लिए नौकर लेके हमें अंदर गए। कमरे में वो खड़े हुए थे और उनका हाल ये था कि वो अनकॉन्शियस लेवल पे थे। एनजी पास हुई हुई थी उनको, यहाँ से यूरिनरी बैग उनको लगा हुआ था और 3 औरतें उस कमरे में बैठी हुई थी।
2 उनके बेड पे और 1 सोफे पे बैठी हुई। तीनों के हाथ में मोबाइल था। हमने जाके उनसे पूछा कि आप हमें ये बताएँ कि इनको प्रॉब्लम क्या है, कोई फ़ाइल है? उन्होंने नौकर को आवाज़ दी कि भाई आके इनके बारे में बताओ, तो मुझे ये ख़्याल आया कि इन्होंने क्या कमाया। अच्छा, 2 1 बेटी और 1 बहू और 1 बीवी, किसी को उनके बारे में ये नहीं पता था कि इनको बीमारी क्या है। तो जब सुनने लगेंगे, जब वो नई फासिल अस्सी में उस हदीस पे कि जब सुनेंगे तो प्रॉब्लम 50% हल हो जाएगी। आपको और मुझे पता है कि जो डॉक्टर अच्छी तरह सुनता है, वो अच्छा डॉक्टर। मतलब एक कार्डियोलॉजी का डॉक्टर जो है वो जाता है, वो कह सकता है कि हाँ, ये मेरा पेशेंट है, इसको एमआई हुआ था, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था या इसको स्ट्रोक हुआ था। लेकिन हम अगर हमारा कोई पेशेंट बाहर मिल जाए, तो हम शायद उससे आँखें भी ना मिलाएँ, वो भी हमसे दूर रहता है क्योंकि हमने उसके राज़ रखे होते हैं। और जो ये एक हदीस का मफ़हूम किसी कॉन्सेप्ट में कोई बता रहे थे कि जो लोगों के राज़ रखता है और आगे ना बताए, तो वो भी जन्नत में अपने लिए एक दर्जा ये गुलाबी। कितनी खूबसूरत बात आपने की। मैंने तो यहाँ तक हदीस सुनी है कि अगर अगर आप किसी बहरे से ऊँची आवाज़ में बात कर लेंगे, तो भी जन्नत के हकदार हो जाएँगे आप। बहरे से ऊँची आवाज़ में बात कर लेंगे। अच्छा, माशरे में जितनी डिटोरिएशन हो रही है, आप रोज़ देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से डिटोरिएशन हो रही है। उसमें ये कई चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, फैमिली सिस्टम टूट रहा है, साइकियाट्रिक इलनेस बढ़ रहे हैं। मैं आप फाउंटेन हाउस के बारे में थोड़ी-सी बात बताऊँ। आज से 15 साल पहले हम 8-10 हज़ार पेशेंट चेक करते थे आउटडोर। 8 से 10 हज़ार एनुअल एनुअल। एनुअल चेक करते। हमने लास्ट ईयर हमने 1,80,000 पेशेंट चेक किए। अच्छा, हमने एक स्टडी की कि भई कौन है कौन है जो सबसे ज़्यादा फ़ॉलो अप करता है अपने पेशेंट का एडमिशन के बाद? आप हैरान हो जाएँगे, 90% जो है ना माँ आती है। वाह! और सबसे कम वो बेटा आता है जिसके पैदा होने पे मिठाइयाँ बँटती हैं, बोड़े नचवाए जाते हैं, स्पारिंग होती है, वो बेटा सबसे कम फ़ॉलो-अप में आता है एडमिशन के। देखिए, ये कितनी खूबसूरत आपने बात की है। इसको ये तो इस मुआशरे के लिए अगर ये जो लोग सुन रहे हो, तो ये इनको आँखें खुल जानी चाहिए। अच्छा, फाउंटेन हाउस के बारे में बात करते हैं कि फाउंटेन हाउस में आपने बताया पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं। जी। अभी आपका करंट क्या वहाँ पे रोल है और क्या काम करता है? कौन से मरीज़ वहाँ पे आते हैं? जैसे आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। अच्छा, फाउंटेन हाउस मैं आपको बताऊँ, एक तो फाउंटेन हाउस बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुसलमान, मैं बहुत प्राउड फ़ील करता हूँ कि मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला है। फाउंटेन हाउस साउथ एशिया में सबसे बड़ा वो इदारा कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, चाहे लोगों की चैरिटी से चलता है। वैसे तो फाउंटेन हाउस दुनिया में जो है ना 500 से ज़्यादा है। नंबर 1 जो पहला फाउंटेन हाउस है वो न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर। हमारे जो बानी थे प्रोफ़ेसर रशीद चौधरी साहब, उन्होंने वहाँ विज़िट किया, तो उनको वहाँ ये ख़्याल आया। उस ज़माने में वो मेंटल हॉस्पिटल के एमएस होते थे। अच्छा, पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पाकिस्तान बनने से पहले भी 3 बड़े मेंटल हेल्थ असाइलम्स कह लें, उस ज़माने में कहते थे, इंस्टीट्यूट कह लें। वो एक लाहौर में था, एक पेशावर में है और एक जो है ना वो ठट्टा में है, बुद्धू बंदर में। ये 3 इंस्टीट्यूट थे पाकिस्तान बनने के बाद। अच्छा, बदकिस्मती से सरकारी तौर पे अभी तक उन तीनों के अलावा कोई और नहीं बना। हाँ, डिपार्टमेंट ज़रूर बने मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि बेताशा मेडिकल कॉलेज बन गए, डिपार्टमेंट बने, काम भी काफ़ी बेहतर हो रहा है। लेकिन फाउंटेन हाउस जैसा इदारा कोई नहीं बन सका। फाउंटेन हाउस एक जो अमेरिका में है, तो दूसरा फाउंटेन हाउस जो है ना पहले इनिशियली तौर पे सपोर्टेड बाय अमेरिका से ही सपोर्ट किया गया था, तो लाहौर में उसका बना था। इस वक़्त फाउंटेन हाउस जो है ना वो साउथ एशिया में सबसे बड़ा इदारा है कि जो लोगों की मदद चलता है। ये साढ़े 700 बेड इंडोर पेशेंट है हमारे। इसमें 400 बेड जो है ना वो लाहौर में है, 250 बेड जो है वो फ़ारुखाबाद शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में है और तीसरा सरगोदा में है जहाँ पे वो 150 में खरीद है। चौथा हम जो है ना वो फैसलाबाद में बना रहे हैं 5 एकड़ पे। आपको खुद पता है कि नंबर ऑफ द पेशेंट जितनी तेज़ी से इस वक्त हमारी कम्युनिटी में बढ़ते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। और आफ्टर कोरोना तो ये 2-3 डिज़ीज़ेज़, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन है। अच्छा, बर्डन ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहा है कि लोग इलाज की तरफ नहीं आते। अलमिया क्या है कि अच्छा, पता ये चला कि हमने एक स्टडी की कि भाई जब हमारे पास जब पेशेंट आता है, तो वो हमारे पास डायरेक्टली आता है या कहीं और से होके आता है। पता चला कि 7 से 8 जाली बाबों के पास से होके आता है। 7 से 8 जानी बाबों के, क्योंकि हमारे कल्चर में जादू का होना, नज़र का लग जाना, तावीज़ का हो जाना, खाला ने जादू कर दिया, पुप्पी ने कर दिया, ये हमारा एक कल्चर है। आप अच्छा, जिसका नतीजा ये होता है कि जब हमारे पास पेशेंट लाया जाता है ना डॉक्टर साहब, तो उस वक़्त ज़ंजीरों से बाँध के लाया जाता है, जिस्म जले हुए होते हैं। फाउंटेन हाउस में एक तो साइकियाट्री के मेल फीमेल हर किस्म के डिज़ीज़ को ट्रीट भी करते हैं, इंडोर भी ट्रीट करते हैं, आउटडोर भी ट्रीट करते हैं। इसके साथ-साथ स्पेशल बच्चों के हमारे 4 स्कूल हैं। 17 ईयर्स से नीचे, 17 ईयर्स से अबव। अच्छा, मैं आपको
एक अजीब सी बात बताऊँ, इस ज़माने में जब प्रोफ़ेसर हारून रशीद चौधरी थे और उसके बाद डॉक्टर अमजद साकिब साहब आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई नंबर ऑफ़ द पेशेंट को ज़्यादा फैसिलिटी आपके पास मौजूद है, तो आप ज़रा सर्वे करें। तो मैं किसी दूर रफ़्ता मुकाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दादू के या खैबर पख्तूनख्वा के कोई दूर रफ़्ता मुकाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाहौर शहर की मेन एड्रेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ काउंटर हाउस मौजूद है। 0 पॉइंट था साहब। हमने सर्वे किया 1.5 किलोमीटर के रास्ते कि यहाँ पे स्पेशल बच्चे या मेंटल रिटार्ड बच्चे कितने हैं, आप हैरान हो जाए। पहले तो हमें घरों तक नहीं जाने दिया है, फिर हमने फीमेल्स को भेजा। जब वो वहाँ तक पहुँचे हैं, तो पता चला कि कुछ बच्चों को संदूक में बंद किया हुआ है, कुछ लड़की को जो है ना वो ज़ंजीरों से बाँधा हुआ है। ये मैं लाहौर शहर के मेन एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे मेन सिटी का एरिया है, ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहे हैं, ज़ंजीर से लड़की को बाँधा हुआ है। साइकोसिस का पेशेंट है, आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा? मेंटली रिटायर्ड है, उसको संदूक में रख देते हैं कि रास्तों पे रोड पे ना निकल जाए। तो फिर हमने कोई 350-400 से ज़्यादा बच्चों को अडॉप्ट किया। जो आ सकते थे स्कूल उनको ट्रांसपोर्ट दी, जो नहीं आ सकते थे उनके घर हमने टीम जो उनको रिहैबिलिटेशन में मदद करती है, इसमें एक साइकोलॉजिस्ट, एक सोशल वर्कर, एक असिस्टेंट होता है, वो उनके घर जाते हैं। अब उनकी ट्रीटमेंट उनको सही तरीके से किस तरह बिहेव करना है ये सिखाया जाता है उनको तरीके से। ये काम नहीं फाउंटेन हाउस ने ये शुरू किया हुआ है। अच्छा, फिर मैं आपको ये फाउंटेन हाउस की एक बड़े मज़े की बात बताऊँ कि साइकियाट्री के अंदर जो स अच्छा, हम डील भी वही लोग करते हैं कि जो माशरे में जिनको कोई अपना रिश्तेदार नहीं कहता। जैसे कि साइकियाट्री के मरीज़ों को बहुत सारे लोग अडॉप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं ये इसको बीमारी है, मुझे नहीं होती, लेकिन मैंने एक मैसेज आपके पॉडकास्ट में पहले ही दे दिया कि भाई जिसके पास दिमाग है, उसी को बीमारी हो सकती है। जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं आज के बाद किसी को पागल ना कहें, क्योंकि आपके भी चांसेस 100% उतने ही है, बिल्कुल उतने ही चांसेस है। तो ये आपके भाई को अगर हो गया है स्किज़ोफ्रेनिया, तो आपको भी कोई और डिज़ीज़ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता होगा कि सेकंड्स मिनटों में होती है बीमारियाँ। अचानक अब्बा सो रहे होते, तो पता चलता है कि वो तो दुनिया से चले गए, अभी तो बात कर रहे थे। तो इसी तरह ये साइकियाट्रिक इलनेस या हार्ट अटैक या कोई भी बीमारी किसी को किसी भी वक़्त हो सकती है। बिल्कुल, तो किसी को भी पागल ना कहना, साइकियाट्री की बीमारी हो सकती है। तो अच्छा, हमने जब एक सर्वे किया अपनी ओपीडी में, आपको बड़ी हैरानगी होगी, हमने अपने सारे डॉक्टर से मालूम किया तो पता चला कि कुछ मखसूस ग्रुप की फीमेल्स हैं कि जिनको लोग छोड़ के भागने के चक्कर में रहते हैं। यानी एक तो होता है ना कि एडमिशन करा रहे हैं, फॉर्म से साइन कर रहे हैं और फिर वाली वारिस बन रहे हैं, उनको छोड़ के भागने के चक्कर में। तो हमने जब स्टडी की तो पता ये चला कि ये वो बच्चियाँ जिनकी उम्रें 30 से 35 साल हो जाती हैं और स्पेशल हैं, तो अब माँ का हो गया इंतकाल, ख़्याल करने वाला चला गया। फिर हमने जब पता किया तो मालूम चला कि या तो वो मार दी जाती हैं या मर जाती है। अच्छा, मार दी जाती हैं और ये मर जाती हैं, मैं बड़ी खतरनाक बात और मुश्किल बात कह रहा हूँ। उसका नतीजा देखिए मज़ा क्या है। बड़ा जब स्टडी की तो पता चला कि भाई अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या उनको कोई फिज़िकल नीड है, लड़की है ना, तो माँ को पता था, पापा को तो माँ तो है नहीं। तो वो इन्फेक्शन से, कोरोना से, डेंगू से, किसी और बीमारी से वो बेचारी वैसे ही मर जाती है। फिर एक दूसरा गैरत का एलिमेंट हमारे माशरे में बहुत था, क्योंकि वो स्पेशल है, उसको तो पता नहीं, माँ ही कंट्रोल करती थी, घर में रखती थी, अब वो घर से बाहर चली जाती। कपड़े सही से नहीं पहने हुए, कपड़े उतार दे रही है, भाग जा रही है, तो भाई इज़्ज़त के चक्कर में गैरत से मार दो। हमने सर 100 बेड के, 25-25 बेड के स्टेट ऑफ द आर्ट घर बनाए हैं इन बहनों के। आप लोग इनोवेटिव काम करते हैं, नया काम करते हैं। जी। कुछ कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएँ, कोई 10, 11, 12 प्रोजेक्ट्स आप लोग जो कर रहे हैं? देखिए हमारे पास ना थेरेपी यूनिट्स हैं मुख्तलिफ जी। बड़े किस्म के एक हमारे पास ज़बरदस्त इवेंट एक होता है जो मैं समझता हूँ रिहैबिलिटेशन में मज़ा आता है, वो है सोशल इवनिंग। वो हर 15 डेज़ के बाद मुख्तलिफ तरीकों से मनाया जाता है। 1 महीने में एक बड़ा सोशल इवनिंग होती है। उसमें मेल, फीमेल जो पेशेंट एडमिट है 400, जिसमें 300 जो है वो 300 मर्द हैं और 100 औरतें हैं। वो सब तैयारियाँ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स पे। कोई गज़ल तैयार करता है, कोई गाने गाता है, कोई कंपेयरिंग करता है। अच्छा, आप स्किज़ोफ्रेनिक्स और आपको होता है क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिक्स जो है, मेजॉरिटी जो रहते हैं वहाँ, उनसे ये काम करवाना। कितना मुश्किल काम है, और मुश्किल काम है और मुश्किल काम है। वो एक सोशल इवनिंग होती है और उससे सोशल इवनिंग में बड़ा मुकाबला होता है, उसकी पूरा महीने तैयारियाँ होती है। अच्छा, इसके अलावा सुबह जो है ना वो हमारे पास पूरी जो असेंबली होती है वो एक पूरा डिज़ाइन प्रोग्राम है, जैसे स्कूल और कॉलेज में असेंबली होती है। इवन उसमें एक्सरसाइज से लेके नार ख़वानी, क़िरात और उससे हर चीज़ के जो है ना वो प्रोसेस गुज़रते हैं। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ म्यूज़िक थेरेपी होती है।
हमारे पास एक बड़े स्पेशलाइज़ किस्म के जो ना वो लोग हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। कई जो मेंबर्स हैं, अच्छा हम मरीज़ों को ना मरीज़ नहीं कहते सर। फाउंटेन हाउस में बड़ा खूबसूरत रिचुअल है और वो रिचुअल ये है कि वहाँ पे 3 किस्म के लोग रहते हैं। एक एग्ज़ेक्टिव बोर्ड के मेंबर्स हैं हमारे, जैसे चेयरमैन अमजद साकिब साहब हैं आजकल और पूरा बोर्ड है। मैं स्टाफ मेंबर, मेरे साथ कोई 450 के करीब स्टाफ और उसके बाद जो मरीज़ जिनको जो रहते हैं, जो असल इनमेट्स हैं कि जो जिनकी वजह से ये सारा मेला है, हम उनको मेंबर कहते हैं। कोई मरीज़ नहीं है वहाँ पे, कोई पागल नहीं है वहाँ पे, किसी को अलाउ नहीं है। अच्छा अली भाई आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँ और वो जो है ना वो अच्छा मैं उन घरों के बारे में बता रहा था कि हमने वहाँ पे वो बहनें कि जिनको डर था मार देने जाने का, उनको जो है वो बीमारी लग जाने का, हमने वो 100 बहनें वहाँ पे रखी। तो मैं आगे आप देखिएगा हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम लोग फैमिली बना लेते हैं, हमारा सारा स्टाफ फैमिली बना लेता है। कोई बहन है, कोई भाई है, कोई बाप है, ताकि वो अच्छा फिर हम पूरे साल की जो सारी एक्टिविटीज़ हमारे अपने घरों में नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल घरों में होती है, वो एक्टिविटीज़ हम वहाँ करते हैं। जैसे ईद में हम 3 दिन ईद मनाते हैं और ईद से पहले मेहंदियाँ, चूड़ियाँ और वो जो रात की तैयारियाँ होती हैं कि चाँद रात की और नए कपड़े और शीरखुरमा और नए खाने, वो सारी सेलिब्रेशन। इसी तरह बकरीद में हम कोई 150-200 जानवर खरीदते हैं उन मेंबर्स के कहने पे। कोई कहता है जी मैंने ऊँट ज़िबा करवाना है, कोई कहता है मैंने बकरा, मैं कोई दुम्बा, तो कोई 100-150 के करीब हम जानवर खरीदते हैं और वो 3 दिन उनकी सेलिब्रेशन होती है। उनकी मर्ज़ी के हिसाब से खाने कौन कबाब खाता है, तो कौन सीख कबाब खाता है, ये डिसाइड वो करते हैं। ये तो मैंने एक बड़ी कहना पड़ेगा और फिर मनाही पड़ेगी। जी, जी, आपको मनाना चाहिए, आपको मनाना चाहिए। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, कौन ईद मिलादुन्नबी के पूरा महीना हमारे पास ईद मिलादुन्नबी की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती है, मेल्स, फीमेल की। 14 अगस्त हो, कायद-ए-आज़म के दिन हो, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ मतलब पूरे साल हम इस तरह की रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस का हिस्सा इसको बनाते हैं। अच्छा फिर हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट्स है, जिसमें पेंटिंग्स होती हैं, जो अभी आपने 2 पेंटिंग्स अभी आपने देखी है, जो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे, वो पेंटिंग है जिसको पेंटिंग है अब थेरेपिस्ट हमारी डिसाइड करती है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, कि इसको जो है ना पेंटिंग का बड़ा शौक है। वो पेंटिंग वो करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं। अच्छा म्यूज़िक थेरेपी भी वो गुलकार गुल उनको गाने का शौक है, किसी को हारमोनियम बजाने का शौक है, किसी को गिटार बजाने का शौक है, उसको उस तरह इन्वॉल्व करते हैं। इस तरह का हमारे पास स्पोर्ट्स थेरेपी होती है। शाम को जो है ना वो स्पोर्ट्स थेरेपी होती है जिसमें टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, उस तरह के लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं, फिर वो करते हैं। इसके अलावा रिलीजियस थेरेपी है, यानी हमारे पास 5 वक़्त की नमाज़, साथ में जो है ना जुमे की नमाज़, ईद की नमाज़ हमारे पास अपनी मस्जिद है, जहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग होते हैं। उसमें दोनों जो इमाम हैं और उसकी जो फीमेल इमाम है और फीमेल उनकी जो बेगम साहिबा इमाम साहब की, वो फीमेल को कुरान पढ़ाती हैं, उनकी वो जो उसमें थेरेपी करती हैं। इसके अलावा मेल थेरेपी अलग होती है। फिर मुख्तलिफ किस्म की टॉपिक्स पे डिस्कस होता है वहाँ पे। एक चीज़ जो मैंने देखी वहाँ पे कि आप लोगों ने इसमें इनोवेशन दी, वो ट्रांसजेंडर फ़जर सरा प्रोग्राम, उसके बारे में बताएँ। वो बहुत, क्योंकि वो ऐसा निग्लेक्टेड हमारे मुआशरे का एक चेहरा है कि जिसको एज़ अ साइकियाट्रिस्ट, एज़ अ मेंटल हेल्थ वर्कर भी हमने कभी देखा नहीं। लेकिन हमारे पास जब क्लिनिक पे आते हैं तो उनकी अपनी बहुत प्रॉब्लम्स है। तो ये तो बड़ा एक अजीब और हैरान कुन अच्छा इसका असर जो है ना वो मुझ पे बहुत पड़ा। मैं आपको अपनी भी बात बताता हूँ। वो ये है कि डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, अख़वत के भी चेयरमैन वही है। कर्ज़ हसना का दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल है, कर्ज़ हसना का। इसमें कोई सूद नहीं है। आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी सुन्नत है। मौक़ात मदीना पे उन्होंने ये काम शुरू किया और जब उसको फ़ॉलो किया तो आज जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल है। और इसकी खूबसूरती ये जिन पाकिस्तानियों के बारे में ये कहा जाता था कि वो कर्ज़ा लेके वापस नहीं करते, तो वही लोग जो हैं वो 99.95% कर्ज़ा वापस भी करते। उनके पास कुछ ख्वाजा सराज़ है। उन ख्वाजा सराज़ ने ये कहा कि सर हमें भी कर्ज़ा दें, तो उन्होंने कहा भई आप कैसे कर्ज़ा लेंगे? तो उन्होंने कहा जी हमको कई साल हो गए हैं चाय नहीं पी, कई साल हो गए चाय नहीं पी, चाय नहीं पी। कई साल हो गए बनियान नहीं पहना, कई साल हो गए चप्पल नहीं पहनी, चप्पल पहनी भी तो नीचे से सुराख है, तो कुछ पैसे दे दे। तो डॉक्टर साहब ने हमारी एक कमेटी बनाई। हमने वो सर्वे किया फिर जाके, फिर वो जो स्टडी की बात होती है, सर्वे किया तो हैरान-कुन बात पता चली। अच्छा ये वो ख्वाजा सराज थे कि जिनकी उम्रें 50 साल से ज़्यादा था। ये वो ख्वाजा सराज नहीं थे जो रोडों पे डांस करते हैं, भीख माँगते हैं, ये 50 साल से ऊपर वाले ख्वाजा सराज। फिर हमने उनके लिए एक डिज़ाइन किया प्रोग्राम और प्रोग्राम ये डिज़ाइन किया कि ये आए फाउंटेन हाउस 1 दिन के लिए आएँ।
हम इनको 1500 रुपये जेब खर्च देंगे। जेब खर्च किसको देते हैं आप? जो आपका अपना होता। यानी कि आपने उनको हाँ, अपना हट मुझे इंक्लूजन वाली बात है, अपना बनाने वाली बात है कि जेब खर्च आप किसको देते हैं? अच्छा, तो पहले दिन अली ये जेब आए ना ख्वाजा सर हमारे पास, तो कोई सारे के सारे सिगरेट पी रहे हैं, पान खा रहे हैं। अच्छा, ये कुर्सी के ऊपर बैठ के ना उकड़ू बैठ के बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वल्गर मजाक कर रहे हैं। अब आप आके देखिए, इस वक्त 2500 ख्वाजा सराज हैं जो अखुअत फाउंटेन हाउस ट्रांसजेंडर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के थ्रू रिहैब हो रहे। अच्छा, जो सबसे बड़ी तब्दीली आई ना वो मेरे अपने अंदर आई। वो तब्दीली क्या थी? वो तब्दीली ये थी कि मैंने उनको अपने जैसा इंसान समझना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले इनको मैं एक बदकिरदार, बदमाश और जानवर समझता था। जब ये बिल्कुल पास आए तो पता चला कि हमसे बेहतर इंसान है। ये तो बेहतरीन किरत करते हैं, बेहतरीन नात पढ़ते हैं और इतने डिसिप्लिन के जो पहले दिन शादी की तरह से जिस तरह हम खाना खाते हैं, पहाड़ी बना लेते हैं, उन्होंने भी किया। अब आगे देखे वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी और उनको एक अच्छा इंसान, अपने जैसा इंसान समझना शुरू कर दिया। जो तब्दीली थी। अच्छा, मैं एक मैसेज और भी देना चाहता हूँ साइकेट्री के हवाले से, ट्रांसजेंडर के हवाले से, स्पेशल बच्चों के हवाले से। अगर हम सिर्फ उनको ये समझ लें कि वो हमारे जैसे ही इंसान है ना, तो आधा आधा मसला ठीक हो जाएगा। हम इनके लिए भी ऐसे ही है। जब आप अपने जैसा इंसान समझा। अच्छा, मुझे बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि भाई 400 तो पेशेंट हैं, 200 ये आ गए, खुदा ना खास्ता इनके आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट। आप हैरान हो कि आज तक कभी कोई कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा, एक बड़ा मज़े का वाक़या और ट्रांसजेंडर पे। जब हमने ये काम शुरू किया तो उस ज़माने में चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब। मुझे फाउंटेन हाउस से फ़ोन आया कि जी साकिब निसार साहब ने कहा छापा मार दिया। तो मैं अपनी बेगम साहब मेरी वहीं काम करती हैं एचआर में, तो वो मैं उनको लेके भागा। तो 1 घंटा मुझे लगा जब तक साकिब निसार साहब हमारे अस्पताल का राउंड लगा के और 2 बातें बड़ी अच्छी करके टीवी पे कि मैंने इनके वॉशरूम को देखा है जाके, तो मेरे घर के वॉशरूम से अच्छा है, और दूसरा मैंने इनका खाना जो है ना वो चेक किया है, तो वो खाना भी बहुत अच्छा है। ये फुटेज मुझे भी थोड़ी-सी याद याद है ना? यहाँ तो ये वो मैं आपको बताऊँगा, बल्कि इसमें बड़ी खूबसूरत 2 बातें हुई हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर हम यही कर लें, तो पेशेंटों को लोग फाउंटेन हाउस जैसे इदारों में छोड़ के ना जाएँ। तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब से उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएँ मैं आपके लिए क्या करूँ? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आप हमें आपकी जो है ना जिस तरह की हेल्प चाहिए ना, वो ये हेल्प ये है कि आप ख्वाजा सराज को शनाख्ती कार्ड की सहूलत दे दें। शनाख्ती कार्ड की सहूलत तो पहले भी थी उनके पास। जिन्हीं के नाम से फंड माँगा, हाँ, ना उनसे कोई कुछ कोई चीज़ माँगी, कोई चीज़ नहीं। उनको नादरा सीएनसी कार्ड में उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प कर दें और ख्वाजा सराव को शनाख्ती कार्ड मिल जाए। क्यों? ये बात क्यों कही उन्होंने? क्योंकि पता ये चला है कि जितने ख्वाजा सराज हैं, ये तो पहले वो अपनी शनाख्त बताते नहीं हैं। दूसरा, ये शनाख्ती कार्ड होते ही नहीं है। अब शनाख्ती कार्ड जिसके पास नहीं है, तो उसको तो कोई ना नौकरी मिलती है, ना घर मिलता है, ना कोई और चीज़। शनाख्त तक तो होती नहीं है उसका। अच्छा, अब हुआ क्या? नेक्स्ट डे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट खोल लिया, ईद की छुट्टियाँ थी, तो सबको बुला लिया। डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने बहुत अच्छी उसकी प्रेज़ेंटेशन पेश की, तो पता ये चला कि शनाख्ती कार्ड उनका बनना चाहिए। तो उन्होंने नादरा को हुक्म दिया कि नादरा जो है ना वो आ जाए। नादरा की वैन फाउंटेन हाउस में आके खड़ी हो गई। एक बड़ा ऐसा वाक़या है कि हमने भी सारे ख्वाजा सराज जमा किए कि भाई आप आएँ और शनाख्ती कार्ड बनाएँ। एक ख्वाजा सराज जो है ना वहाँ से एक दिन निकला वैन से शनाख्ती कार्ड लेके। पहले वो नाचने लगा, जो उनके अंदर एक आदत होती है, और उसके बाद उसमें जो है ना रोना शुरू कर दिया काफ़ी ज़्यादा। हमने उससे पूछा कि भई आपने ऐसा क्यों किया? सर, वो जो वाक़या है ना, ये आपके सारे लोगों को सुनना चाहिए और 2 रकात शुक्राना अदा करना चाहिए। उन्होंने जब पाकिस्तान बना तो 67 लोगों ने माइग्रेट किया है एक ऐसे मुल्क के लिए जहाँ अल्लाह उसके रसूल का नाम लिया जाएगा, जहाँ सब लोग बराबर होंगे। रास्ते में 64 लोग शहीद कर दिए, 3 बच्चे बचे, उसमें से एक मैं बच्चा हूँ जिसका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। तबस्सुम, गुलाम मुस्तफ़ा उसका ओरिजिनल नेम है और तबस्सुम वो ख्वाजा सरा वाला। और आज 77 साल की बात, 72 साल की, मतलब उसकी उम्र पता नहीं उस वक्त 72 थी, 77 थी, 78 थी, काफ़ी ओल्ड एज था। पहली दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम मुसलमान हो, तुम इंसान हो। देखिए ना कितनी एक इमोशनल बात है, कितनी हो इस चीज़ को कभी हमने समझे ही नहीं। समझा ही नहीं है। तो मुझे उस वक़्त ये ख़्याल आया कि अगर मैं ख्वाजा ज़रा पैदा होता था, तो मेरी फ़ैमिली के साथ क्या होना था।
मेरे साथ क्या होना था, माशरा मेरे साथ क्या करता। तो 2 रकात शुकराना मैंने कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे, हम किन-किन बातों पे नाशुक्रापन होते हैं, हम किन-किन बातों पे जो है ना प्रॉब्लम में जाते हैं। छोटी-छोटी, गाड़ी छोटी है, अब्बा ने ये नहीं किया, अब्बा ने वो नहीं दिलाया, शादी डिले हो रही है, या तालीम में ऐसा है, खाने में जो है ना वो मुर्गी नहीं है, बकरा नहीं है। इन बातों पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है, तलाक़ों का क्या रेट बढ़ गया है माशरे में। तो आप उनके जूते पहन के देखें कि क्या मामलात थे। तो ये ख्वाजा सरा प्रोजेक्ट जो था, आज माशाल्लाह 2500 ख्वाजा सराज हैं कि जिनको हम स्टाइपेंड भी देते हैं। इसके अलावा उनकी साइकोलॉजिकली और फिज़िकल इश्यूज़ के साथ जो मसाइल होते हैं उनको भी डील करते हैं, उनको मेडिसिन भी देते हैं फोर्टिन हाउस की तरफ से। ईद बकरीद पे उनको अपने भाइयों-बहनों की तरह डील करते हैं। उनको बुलाते हैं, उनको ईदी देते हैं, उनको नए कपड़े दिलाते हैं। लेकिन सबसे बढ़ के अब फोर्टिन हाउस उनके साथ क्या करता है? उनको अपने जैसे इंसान समझ। उनको अपनाता है, उनको अपनाहट देता है, उनको अपने जैसा समझता है और यही जो है डॉक्टर इमरान आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे मुआशरे में अगर नफ़सियाती मरीज़ों के जो शिकार लोग हैं उनको अगर अपनाहट मिल जाए तो ये नफ़सियाती बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ। आप लाहौर से आए और आपने मैं कहता हूँ कि आपसे फिर मैं आशा मैं कहता हूँ आपसे एक वाइब्स दिखती हैं और बहुत मज़ा आता जब भी आपसे हम बात करते हैं और आज यकीन जाने कि मेरा दिल चाह रहा है कि कम से कम 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट होता, लेकिन वक़्त की बहुत कमी है और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आप आए और आज हमारे माइंडकास्ट इस कॉन्वर्सेप्ट्स का आपने माइंडकास्ट नाम रखा हुआ है। अच्छा, और मैं उस वो बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिस मकसद के लिए आज आया हूँ, वहाँ मैं प्रोफ़ेसर मुफ्ती साहब के लिए उनसे मुलाकात करने गया हूँ, और आप उनके एक बहुत ही होनहार साहबज़ादे भी हैं जो उनके लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। उनके अंदर भी यही सारी बातें हैं, हमने उनसे सारी चीज़ें सीखी हैं। हम उनके पास बैठ के अच्छा फ़ील करते हैं। अच्छा, जो हमारे माशरे में जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है ना, वो हमने इस तरह के लीजेंड्स को जो है ना, वो हमने कहा कि ये इनको अलग कर दिया अपने माशरे से। जबकि इनके साथ बैठना एज़ाज़ की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रोफ़ेसर साहब जितना टाइम दे रहे हैं, और फिर आपकी वालिदा मोहतरमा जिनके साथ मैंने दुनिया के 2-3 सफ़र किए हैं, और उनके साथ उनके जो अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, कि जितने उनके अंदर एक एक इनका ऑरा है पॉज़िटिव, को मैं समझता हूँ कि ऐसी वालिदाओं के ही ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे वालिदैन के ऐसे बच्चे होते हैं। आपको भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान आपने इतने अच्छे अल्फाज कहे और ये पहली दफ़ा थी लेकिन आखिरी दफ़ा नहीं थी और हम आपको बार-बार माइंडकास्ट में मदऊ करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि फाउंटेन हाउस लाहौर में फ़ारुखाबाद में कितना अच्छा काम हो रहा है और नफ्सियात से मुतल्लिक कितनी इनोवेशन हो रही है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं हमारे माइंडकास्ट में, तो हमारे माइंडकास्ट को लाइक करना, बेल का नोटिफ़िकेशन दबाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और खुदा हाफ़िज़।